स्टार्ट हुए, यानी एक समूह में व्यवस्थित ढंग से रहने लगे, उस व्यवस्था को चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था है। जैसे एक व्यवस्था है, व्यवस्था को चलाने के लिए एक तंत्र की जरूरत होती है, एक व्यवस्था की जरूरत होती है, ताकि जो सारे चीज व्यवस्थित रूप से चल सके। अब जैसे जब खाद्य उत्पादक बन गए, जन में रहने लगे या गांवों में रहने लगे, तो हर आदमी हर चीज का उत्पादन नहीं करता था। तो उसके लिए क्या होता था, कोई चावल उत्पादन कर रहा है, कोई गेहूं उत्पादन कर रहा है, कोई आपका बर्तन बना रहा है, तो कोई व्यापार कर रहा है। तो सारे चीजों को एक व्यवस्थित रूप से, जैसे अगर कोई चावल उत्पादन कर रहा है तो चावल को अपने पास स्टॉक न करे, या जो है आपका जो व्यापार कर रहा है उसको भी चावल मिलना चाहिए और उसको भी खाद का सामग्री मिलना चाहिए। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। एक व्यवस्था चलाने के लिए खास इसका जो समाज था, वो चलाने के लिए सामाजिक रूप से उस व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा गया। प्राचीन काल में यह व्यवस्था राजतंत्र हो गया, धर्मतंत्र हो गया, या आपका जिसका भी आधार माना गया, आधुनिक तंत्र में लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, तो इस तरह की व्यवस्था है। तो राजनीतिक व्यवस्था का मूल रूप ही होता है कि शासन व्यवस्था को स्थापित करना, यानी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये राजतंत्र का है। ये मतलब जो है राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, पॉलिटी। शासन व्यवस्था क्यों पड़ा जरूरत? एक व्यवस्था, समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था पड़ी, की जरूरत पड़ी। और राजनीतिक व्यवस्था को, समाज को चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था चली। तो इसी में देखिए क्या है, राजनीतिक व्यवस्था सब किसको चलाने के लिए, समाज को, ये गांव को, देश को चलाने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था समाज को चला रहे हैं, समाज को या देश को या जो भी जनसंख्या को। तो इसके लिए क्या हो गया, जनसंख्या जरूरत है। क्या जरूरी है, जनसंख्या जरूरी है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए जहां जनसंख्या होगी वहीं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित किया जाएगा। जहां जनसंख्या होगी वहीं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित किया जाएगा। जहां जनसंख्या होगी वहां भूभाग भी होगा, भूभाग होगा, जहां निवास करेंगे वहां अनिवार्य रूप से भूभाग होगा ही। और क्या होगा, संप्रभुता होगी, निर्णय लेने का जो है, निर्णय कौन लेगा, संप्रभुता होगा। ऐसा नहीं है कि निर्णय, मैं इस गांव में रह रहा हूं, निर्णय हमारा जो संप्रभुता है किसी और गांव के द्वारा लिया जाता है, यानी हमारा जो कार्य है उसके निर्णय किसी और के गांव के द्वारा ना लिया जाए। हमारा कंट्री, हमारा देश है भारत, तो उसका निर्णय ब्रिटेन ना ले। जैसे 1947 के पहले उसका निर्णय कौन लेता था, ब्रिटेन लेता था। संप्रभुता हमारे पास थी नहीं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन ये संप्रभु बना 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान जो है पूरे भारत में लागू कर दिया। तो क्या बन गया, संप्रभु देश बन गया। संप्रभु का मतलब है कि चाहे विदेश मामला हो या सैनिक मामला हो, सैनिक हस्तक्षेप हो, तो उसमें स्वयं निर्णय ले सकता है, संप्रभुता। और इसको चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जो एक जो है समिति होगा या गठन होगा या व्यवस्था होगा, वो क्या होगा, सरकार की व्यवस्था होगा। क्या होगा, सरकार। यानी अगर ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्यों जरूरत पड़ी और राजनीतिक व्यवस्था के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन सा होगा, जनसंख्या हो जाएगा, भूभाग हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा और सरकार हो जाएगा। ये राजनीतिक व्यवस्था का भाग हो जाएगा, आवश्यक तत्व जो है ये हो जाएगा। कौन कौन सा होगा, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे जनसंख्या या जो एलिमेंट्स हैं गवर्नेंस का, वो एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था, जब आज का शुरुआत का क्लास है, तो राजनीतिक व्यवस्था के
बारे में पढ़ेंगे राजनीति क्यों जरूरत पड़ी, राजनीति के लिए जो है क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, अभी बताया मैंने। जहाँ राजनीतिक व्यवस्था होगी वहाँ जनसंख्या होगा, जनसंख्या जहाँ निवास करेगा वहाँ भूभाग होगा, और जहाँ भूभाग होगा तो वहाँ क्या होगा, संप्रभुता भी, जनसंख्या होगा वहाँ संप्रभुता की लड़ाई होगी, और या इसको कह सकते हैं कि संप्रभुता आवश्यक होगा राजनीतिक व्यवस्था के लिए। जो संप्रभुता कब जब स्थापित होगा, सरकार का गठन होगा, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो। वर्तमान में क्या है, डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपने देश में। तो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो प्रतिनिधित्व होता है वो लोकसभा में जाकर बैठता है, विधानसभा में बैठता है, तो क्या करता है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और उसका निर्णय जो होता है हमारा निर्णय माना जाता है। उसके द्वारा लिया गया निर्णय जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो उसका निर्णय माना जाता है, ठीक है। तो उसके अंग पढ़ेंगे, या जो सरकार चलाने की जो व्यवस्था होता है उसका अंग पढ़ेंगे, तो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कहा जाता है राजनीतिक व्यवस्था का अगर देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रकार है किस किस रूप में हम देख सकते हैं। तो अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए राजनीतिक व्यवस्था को, व्यवहार में क्या क्या लाया जाता है, व्यवहारिक रूप से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक रूप से क्या क्या होता है, शासन व्यवस्था, जब शासन व्यवस्था किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में न हो करके, जब शासन व्यवस्था की बागडोर किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में न हो करके ऐसे व्यक्ति या समूह के हाथों में चला जाता है, ठीक है, जो इसका काबिल नहीं होता है, जो इसका व्यक्ति या भी समूह में चला जाता है जो इसका काबिल नहीं होता है। जैसे आपका कहा जाए, इसको कह सकते हैं काबिल न समूह के हाथों चला जाए तो भीड़ तंत्र, इसको भीड़ तंत्र का भी नाम दे सकते हैं, भीड़ तंत्र। अब भीड़ तंत्र क्या होता है इसको देखिए, इसमें शासन का जो बागडोर है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला जाता है जो इसका काबिल बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आधुनिक राजनीति जो डेमोक्रेसी है वर्तमान में, वो देख सकते हैं, इसका उदाहरण आपको कई मिल सकता है, कई चाहे बिहार का हो या आपका और भी अदर स्टेट का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शासन व्यवस्था की बागडोर उसके हाथ में है, ठीक है, भीड़ तंत्र। और भीड़ तंत्र स्थापित कैसे हो जाता है, शासन का बागडोर उसके हाथों में कैसे चला जाता है, उसके हाथों में शासन का जो चला जाता है वो भावनात्मक आधार पर चला जाता है। भावनात्मक आधार पर अगर वोटिंग करेंगे, मतदान अभी क्या होता है, मतदान चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व चुना जाता है, तब जाकर के वह लोकसभा या विधानसभा में जाकर के अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करता है। तो भावनात्मक जो है दृष्टिकोण से या भावनात्मक रूप से अगर मतदान करेंगे तो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनेगा। भावना के आधार पर चुनाव है, अभी नॉर्मल जो है भावनात्मक तरीके से हो रहा है। धर्म के आधार पर अगर हो रहा है, धर्म के आधार पर ये चुनाव अच्छी तरह से, जितने भी जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो इस चीज को भली भांति समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भावनात्मक आधार पर मतदान हो रहा है, भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहा है, वैसे व्यक्ति के हाथों में सत्ता का बागडोर जा रहा है जो इसके काबिल न हो, भावनात्मक आधार पर हो रहा है, या क्षेत्र के आधार पर मतदान हो रहा है, जाति के आधार पर मतदान हो रहा है। अब जाति के आधार पर मतदान होता है, नॉर्मल बिहार और उत्तर प्रदेश संपूर्ण लोकतंत्र व्यवस्था का जो है आधार माना जाता है। 80 और 40 सीटें यानी 120 सीटें जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। और ये यहाँ जो है राजनीति, यहाँ मतदान जो होता है, राजनीतिक चुनाव जो होता है, ये दो चीजों पर टिका हुआ है, जाति, धर्म और भावना के आधार पर मतदान। इसीलिए
यहाँ जो चुन के जाते हैं प्रतिनिधि, तो वो इस काबिल नहीं होते हैं, लेकिन भीड़ तंत्र के हिस्सा होने के कारण क्या होते हैं, उनके हाथों में सत्ता चला जाता है। यह है भीड़ तंत्र। मतदान भावनात्मक तरीके से हो गया, धर्म के तरीके से हो गया, जाति के आधार पर हो गया। इसके बाद अगर कहा जाए इसके अलावा कि अगर शासन व्यवस्था औसत दर्जों के व्यक्ति के हाथों में चला जाए, शासन व्यवस्था जो है औसत दर्जे यानी जो काबिल थोड़ा थोड़ा है, औसत दर्जा औसत रूप से, तो उसको कहा जाएगा औसत तंत्र। नाम दे दो, औसत तंत्र दे दो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। औसत, अब औसत कैसे जाता है, जैसे अब औसत व्यक्ति जो बोलने में बचाल हो और उसका जो बढ़िया प्रवक्ता हो, चाहे उसके शासन के बारे में जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन अगर बढ़िया प्रवक्ता हो तो उसके बात पटुता से यानी बात पटाने का जो होता है, जनता को समझाने का या पटाने का, प्रभावित करने का तरीका के कारण जो है सत्ता का बागडोर, वो चुनाव जीत जाता है और सत्ता का बागडोर उसके हाथों में चला जाता है। ठीक है, औसत तंत्र। अभी जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो चल रहा है, एक है धनतंत्र। धनतंत्र, इसमें क्या होता है कि शासन की बागडोर कुछ व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, जो धनी व्यक्ति या धनी व्यक्ति के हाथों में चला जाता है। शासन का बागडोर जो है धनी व्यक्ति के हाथों में चला जाता है। किसके हाथों में चला जाता है? धनी व्यक्ति के हाथों में चला जाता है। अब जैसे चुनाव लड़ने के लिए तो कहा गया है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपको चुनाव लड़ने के लिए कोई जो है ऐसा नहीं है कि आपके पास गरीब हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या धन का निर्धारित किया गया है कि आप इसके पास इतना धन होगा तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो तंत्र है धन, ये काफी महत्वपूर्ण है। धन के आधार पर या धन की बदौलत 99% उम्मीदवार धन की वजह से चुनाव जीतता है। धन की वजह से चुनाव जीतता है और सत्ता की बागडोर जो है इन धनी व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है। फलता क्या होता है, जो औसत व्यक्ति होता है या औसत से कम, या जिसका नाम दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इन लोगों को सत्ता के या शासन से कोसों दूर रखा जाता है। खास करके निम्न वर्गीय, जिसका अगर बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी व्यक्ति हैं, खास करके उन्हें सत्ता से कोसों दूर रखा जाता है, क्योंकि उनके पास धन की मात्रा नहीं होती है। उसे क्या सिर्फ समझाया जाता है, भीड़ समझा जाता है। तो क्या हुआ, धन तंत्र का हिस्सा है। आधुनिक लोकतंत्र जो है धन तंत्र का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन मेन में कहा जाए आधुनिक लोकतंत्र धन तंत्र का हिस्सा किस प्रकार है, 250 शब्दों में उत्तर दे तो आराम से लिखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आता है निरंकुश तंत्र। ये प्राचीन समय में था निरंकुश, आधुनिक में भी है निरंकुश तंत्र। प्राचीन में जो था राजतांत्रिक व्यवस्था था। प्राचीन में क्या था, राजतांत्रिक व्यवस्था। राजतांत्रिक व्यवस्था होता था, राजा शासन करता था। राजा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का क्या होता था, प्रधान होता था। राजा क्या होता था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का प्रधान होता था। इसीलिए वह निरंकुश होता था। वह यानी राजा के शब्द ही कानून होता था। एक सुना एक क्या बोलता है, मेरे शब्द ही कानून, कौन सा फिल्म का था डायलॉग यार, उसका था बाहुबली, कहता था ना मेरे शब्द ही कानून है।
क्या उसका था? राजमाता शिवगामी देवी, उसका था। तो राजतंत्र, उसके शब्द भी होते थे, जो राजा का वो न्याय हो जाता था, वो कानून हो जाता था, वो कार्यपालिका हो जाता था, वो विधायिका हो जाता था, वो न्यायपालिका हो जाता, यानी जो बोल दिया वो कानून हो गया, जो कर दिया वो न्याय हो गया। ठीक है, वो राजतंत्र था। वर्तमान समय में निरंकुश तंत्र का अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे जब शासन लगा इंदिरा गांधी के काल में, कि क्या लगा? आपातकाल लगा। आपात काल इंदिरा गांधी के शासन काल में लगा, तो इसको निरंकुश तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बिना मंत्री परिषद की सलाह लिए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और इसमें आर्टिकल 21 और 22 की परवाह किए बिना सभी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद जब 1978 में 44वें संविधान संशोधन आया, तो आर्टिकल 21 और 22 को जो है निरस्त नहीं करने का वर्णन किया गया, नहीं निरस्त नहीं किया जा सकता है, वर्णन किया गया। राइट, ये हो गया व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र का या राजनीतिक व्यवस्था क्या हो सकता है व्यवहारिक रूप से। अब देखिए व्यवहार में क्या क्या लाया जा सकता है। एक होता है, ये तो व्यवहार में लाया जाता है। अब क्या होता है? तो वैलिडिटी के आधार पर, वैधता के आधार पर अगर देखा जाए, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आधार पर अगर देखा जाए लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र जो होता था, एक वैधता बहुत इंपॉर्टेंट है। वैधता के आधार पर, वैधता के आधार पर, वैधता के आधार पर व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वैधता के आधार पर शासन जिसको कह सकते हैं, शासन लिख दीजिए। वैधता के आधार पर शासन, वैधता के आधार पर शासन, वैधता के आधार पर, वैधता किस वैधता होती है? वैधता होती है किसी ऐसे व्यक्ति या समूह जो विशिष्ट रूप से, यानी शासन उसके हाथों में चला जाए, किसी व्यक्ति या समूह के हाथों में शासन की बागडोर चला जाए और उसकी वैधता अनिवार्य हो, उसे वैधता के आधार पर शासन व्यवस्था माना जाएगा। पहला अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र, अब इसमें क्या होता है? धर्म के आधार पर वैधता दिया जाता है शासन का। जैसे अगर प्राचीन काल की बात करें तो सल्तनत काल में खलीफा का परमिशन लिया जाता था। प्राचीन काल में किसका परमिशन लिया जाता था? खलीफा का। और ये जो है मोपला विद्रोह देखे सुने, मोपला विद्रोह या खलीफा विद्रोह, फिर खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तुर्की की खलीफा के लिए किया गया था भारत में। तो खलीफा की वैधता लेना अनिवार्य होता था दिल्ली के सुल्तान को धर्म के आधार पर। जब इसकी वैधता मिल जाती थी, ताम्रपत्र मिल जाता था, तो सुल्तान मान लिया जाता था। वैसे बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जो खलीफा का परमिशन नहीं लिया था, उसकी वैधता को प्राप्त नहीं किया था। धर्म तंत्र में होता है कि धर्म का जो प्रधान होता है उसकी वैधता लेना अनिवार्य होता है शासन व्यवस्था में, वो धर्म तंत्र कहलाता है। वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में धर्म इसकी वैधता होती है शासन व्यवस्था में। शरिया के अनुसार कानून चलाया जाता है, धर्म का जो है संविधान न बना करके शरिया के अनुसार कानून चलाया जाता है, धर्म का उसमें परमिशन अनिवार्य रूप से होता है। या तिब्बत की बात करें, तिब्बत में भी धर्म के अनुसार जो है शासन चलाया जाता है, धर्म का परमिशन अनिवार्य होता है। राइट, उसके बाद अगर बात करें तो एक होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, इस तरह की शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन व्यवस्था जो होता है कुलीन तंत्र में,
संपूर्ण शासन व्यवस्था एक ऐसे आदमी के हाथों में चला जाता है जो उच्च वर्गीय हो। उच्च वर्गीय बोले तो जो है सबसे अधिक धनी हो, मान मर्यादा ज्यादा हो, तो उसकी जो है वैधता लेना अनिवार्य होता है। जैसे मुगल काल में आपकी वैधता कौन प्रदान करता था, आपको याद है? अगर मुगल काल पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि किंग मेकर, दो भाई था, किंग मेकर था, उसकी वैधता लिया जाता था। या आप सल्तनत काल में करें, तुर्कान चहलगानी का गठन किया गया, तो ये कुलीन तंत्र का जो परमिशन लिया जाता था, वैधता लिया जाता था, उसमें व्यक्ति या कुलीन जो है या समूह के बीच में शासन व्यवस्था सिमट कर रह जाता था। राजतंत्र, राजतंत्र तो आपको राजतंत्र, इस व्यवस्था में राजा के पास सत्ता का संपूर्ण बागडोर राजा के पास होता था। और वर्तमान में जो है वैधता के अनुसार लोकतंत्र, लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व ही लोकतंत्र जो शासन करता है वह लोकतंत्र कहलाता है। तो इसमें वैधता क्या होता है? जनता का वैधता होता है, जनता जो है उसमें भागीदार होता है, जनता का व्यवस्था होता है, जनता के लिए व्यवस्था होता है, वो क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। राइट। अब अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू जो है गवर्नेंस सिस्टम, अगर गवर्नेंस सिस्टम जो है शासन व्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाए, शासन व्यवस्था के आधार पर, वैधता के आधार पर पढ़ लिए शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था के आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर, शासन व्यवस्था आधार पर, शासन व्यवस्था का आधार क्या क्या हो सकता है? दो ही आधार होगा, या तो संविधान रहेगा या संविधान नहीं रहेगा। शासन व्यवस्था कानून जो इसके द्वारा शासन चलाया जाता है, एक होता है संविधान है, दूसरा संविधान नहीं है, गैर संविधान है, गैर संविधान, गैर संविधान है। ये जो है संविधान और गैर संविधान, ये पूरा पॉलिटी में आपको ये दो शब्द मिलेगा, संविधान और गैर संविधान, संवैधानिक, गैर संविधानिक। ये जो है शासन व्यवस्था के आधार पर। संवैधानिक, जिस देश का संविधान निर्मित है, लिखित रूप में है, शासन व्यवस्था उसके आधार पर चलाया जाता है, वो क्या हो गया? संवैधानिक व्यवस्था हो गया, संवैधानिक शासन व्यवस्था। अब बताइए, शासन, संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, ये हो गया गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, गैर संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक से व्यवस्था जहां संविधान का महत्व है, संवैधानिक व्यवस्था संविधान का महत्व है, संविधानवाद, संविधानवाद यानी संविधान का क्या है? महत्व है, संविधान का महत्व दिया गया है, इसमें संविधान का महत्व नहीं दिया गया, गैर संविधान है। अब बात करें तो भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है, भारत में संविधान लिखित रूप से है, इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है संविधान के आधार पर है। गैर संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटेन में, इसमें जो है संविधान को महत्व दिया गया है, जो संवैधानिक रूप से जो दिया गया अधिकार उसका महत्व दिया गया है। लेकिन ये गैर संवैधानिक व्यवस्था, ब्रिटेन का शासन, उसमें संवैधानिक लिखा हुआ नहीं है, वहां जो
संसद बना देता है कानून, वो न्यायपालिका से परे हो जाता है। इसमें न्यायपालिका की जो है वैधता दिया गया है, इसमें न्यायपालिका की वैधता कम कर दिया गया है। इसमें ज्यादा है, सबसे अधिक क्या है, न्यायपालिका को महत्व दिया गया है, इसमें न्यायपालिका का महत्व नहीं दिया गया है। यानी जो इसमें वैसे संवैधानिक व्यवस्था में अगर कार्यपालिका विधायिका द्वारा ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जाता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उस कानून को, उस एक्ट को न्यायपालिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। बट अगर बात करें ब्रिटेन के संविधान को, जो गैर संवैधानिक रूप से भी कहा जा सकता है, तो ब्रिटेन में गैर संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन